मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का गुरुवार को निधन हो गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने देश भर में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से फोन पर बात कर शोक संवेदना प्रकट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ शनिवार को बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सेटलमेंट की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करने पर विचार किया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोविड-19 से जुड़े डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया है। इसे लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारें पैसा बचाने की सोच रही है। पीएम केयर से पंजाब में जो वेंटिलेटर खरीद दिए गए हैं वे मिट्टी खाते रहे, लेकिन पंजाब सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन कचरे के ढेर में फेंक दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम और उप मुख्यमंत्री में लड़ाई है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लड़ाई है, तो कांग्रेस महामारी के समय सेवा करने के बजाय मेवा खाने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, विज्ञान ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों से चर्चा की और इस दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सतत विकास और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं, दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। आज देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई। आज साल 2021 के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। रेपो रेट 4% बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। बैंक रेट 4.25% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 के लिए रियल जीडीपी -7.3% पर रहेगा। उन्होंने कहा कि अच्छे मानसून से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा। पहले रिजर्व बैंक ने 10.50% का अनुमान जताया था। शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैक्सीनेशन से इकोनॉमिक स्थिरता में मदद मिलेगी। ग्लोबल ट्रेंड सुधरने में से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कमजोर डिमांड से प्राइस प्रेशर का दबाव है। महंगे क्रूड और लॉजिस्टिक कॉस्ट में उछाल से प्राइस प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे माहौल में हर तरह से पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है। अगले साल 2022 में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के संग बैठक करेंगे और इस समीक्षा बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के समय प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5000 लीटर थी, जो अब 1100 लीटर हो गई। खेती में लगभग 85% पानी की खपत होती है, इसलिए सबसे पहले खेती के क्षेत्र में पानी को बचाना होगा। इसके लिए कई नई तकनीक। केंद्र ने पंजाब सरकार पर निजी अस्पतालों को ऊंची कीमतों पर वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों को ज्ञान देने के बजाय पहले अपने राज्य की देखभाल करनी चाहिए। पंजाब सरकार को कोवैक्सीन की 1.40 लाख से भी ज्यादा डोज 400 रुपए में उपलब्ध कराई गई और उन्होंने इसे 20 अस्पतालों को 1000 रुपए में बेच दिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी जारी है। इस बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा किया है कि
राज्य में 7 जून से निजी और सरकारी दोनों कार्यालयों में 100% कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी। गुजरात में आज से लॉकडाउन में भी ढील दी गई है। देश में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन की ट्रायल जारी है। इस बीच बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अब तक ब्लैक फंगस के 850 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 395 अभी भर्ती हैं। वहीं कल 24 मरीज भर्ती हुए हैं। कल ही 17 सर्जरी भी हुई, जबकि ब्लैक फंगस से रोजाना 1 से 2 मौतें हो रही। चेन्नई एयरपोर्ट के सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला यात्रियों से 70 करोड़ रुपए के 100 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए हैं। दोनों महिला यात्री कथित तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आई थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक ने संदिग्ध तौर पर चल रहे कई अकाउंट्स, पेजों और ग्रुप्स को हटा दिया है जो पाकिस्तान द्वारा बनाए गए थे। ये खास खाते प्रमुख तौर पर वैश्विक स्तर के साथ अंग्रेजी, अरबी और पश्तो भाषी दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। फेसबुक ने पाकिस्तान द्वारा बनाए गए संदिग्ध 40 अकाउंट्स, 25 पेज, 6 ग्रुप को हटा दिया। दिल्ली में मौसम ने फिर करवट ली है। दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी और शाम तक बारिश भी शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में अचानक 3 सिस्टम के एक साथ एक्टिव हो गए हैं और उस वजह से तेज बारिश भी हुई है और तेज हवाएं चली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है, जिन्हें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दिया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर एक मरीज को ढूंढकर उनका इलाज किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में 15 सदस्यीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन और महंगाई को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया मौजूद रहे। सांसद केटीएस तुलसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोरोना काल में केटीएस तुलसी कहीं दिखाई नहीं दिए। कोरोना के समय केटीएस को छत्तीसगढ़ में रहना चाहिए था। तो वहीं रामविचार नेताम ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि केटीएस तुलसी का छत्तीसगढ़ से लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। चौबे ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सक्रिय हैं। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान नहीं रखा। चौबे ने भी कहा कि महंगाई को लेकर बीजेपी सांसद कुछ नहीं बोलते। सिंध नदी से लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक गोविंद सिंह ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री से सिंध नदी को बचाने के लिए अपना योगदान देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग छात्रों ने आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि उनकी एनुअल परीक्षा 2019 से पेंडिंग है, जबकि उनका कोर्स 2019 में पूरा हो चुका है। कोरोना की वजह से उन्होंने ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन परीक्षा की मांग की थी, लेकिन कुलपति ने परीक्षा ही कैंसिल कर दी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, मरीजों को दवा और इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर भी सवाल उठाए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी परीक्षाएं रद्द होने की मांग शुरू हो गई है। विपक्ष के अलावा निजी स्कूल भी एग्जाम पैटर्न का विरोध कर रहे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि अगर बच्चे देखकर भी उत्तर पुस्तिका लिख रहे हैं, तब भी इससे जानकारी उनकी बेहतर होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच लाइव डिबेट के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत आईटी एक्ट के तहत रजिस्टर की गई है। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ की महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
दुर्ग के धमधा ब्लॉक के किसानों को नर नारी प्रजाति के धान के उत्पादन में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर मुआवजे की मांग के साथ ही थाने में बायर सीड प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई। गोधन न्याय योजना के मामले में रायगढ़ जिला पहले पायदान पर है। रायगढ़ पहला जिला है जिसने सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और बिक्री कर आय अर्जित की है। जिले के गौठानों में अब तक 29,900 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हुआ है, जिससे 1,99,00,000 रुपए की आय हुई है। नक्सलियों के 5 जून को बुलाए गए बंद को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुलगेर गोलीकांड के विरोध में नक्सलियों ने बंद बुलाया है। इसके बाद सुलगेर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की अपील के साथ ही डीजीपी ने पुलिस और फोर्स को भी अलर्ट किया है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब बच्चों को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक 3 साल की बच्ची ब्लैक फंगस से पीड़ित है। हालांकि बच्चे की कोविड हिस्ट्री नहीं है, उससे बढ़े डायबिटीज के कारण ब्लैक फंगस हुआ। इससे पालकों की चिंता और बढ़ गई है। छिंदवाड़ा में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से जूझ रहे एक मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की नाक और गले और सिर की दर्द की समस्या आने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि छिंदवाड़ा जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 13 मरीज मिले। ग्लोबल टेंडर जारी करने के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा है। वकील शैलेंद्र दुबे ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे टीका खरीदने की मांग की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने से ग्लोबल टेंडर जारी कर वैक्सीन खरीदने की मांग की है, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। सरकार को जल्द फैसला लेने की बात कही है। कोरोना के चलते इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अगले सत्र में प्रवेश के लिए नई रणनीति बना रहा है, जिसके तहत जुलाई के आखिर हफ्ते में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि यूजी और पीजी के 72 कोर्स में 3,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसमें 15,000 छात्र अपना भाग्य आजमाएंगे। सतना में अनलॉक होते ही शहर की तस्वीरें डराने वाली है। सामान्य दिनों से भी ज्यादा भीड़ बाजारों और सड़कों में दिखाई दे रही है। प्रशासन भी इस बेकाबू भीड़ को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस कदर उड़ाई जा रही हैं, मानो कोरोना कभी था ही नहीं। कोरिया में 13 जून तक लॉकडाउन लागू है और इस दौरान जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। जहां के खूंगा पानी में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट या अनुमति दिखाने पर ही जाने दिया जा रहा है, जबकि दूसरे जगह बिना अनुमति के एंट्री मिल रही है और इसे लेकर आए दिन विवाद भी हो रहा है। बालाघाट पुलिस लाइन में थर्ड वेव को देखते हुए 27 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाया गया है, जिसका शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की सुविधा शुरू होने से पुलिस को काफी राहत मिलेगी। WHO और केंद्र सरकार ने कोरोना से ठीक हुए लोगों को 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी है, लेकिन अशोकनगर में वैक्सीन लगवाने आए लोगों का पहले कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा रहा है और उसके बाद वैक्सीन लगा दी जा रही है। बता दें कि कोरोना की रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। देपालपुर में शुक्रवार को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ इंदौर सांसद और विधायक ने किया। इस दौरान सांसद ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। बता दें कि क्षेत्र के युवक युवती वैक्सीनेशन करवाने के लिए कार और बाइक में सेंटर पहुंचे थे। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जिले के नंदलालपुरा के 85 ट्रांसजेंडर्स ने कोरोना वैक्सीन लगवाया, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पहले इनकी पूरी सूची तैयार करवाई और फिर विधिवत तरीके से उनके निवास स्थान पर उन्हें टीके लगवाए। दुर्ग जिला चिकित्सालय और भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया, जहां पर 18 से 44 साल उम्र तक के 30 ट्रांसजेंडर्स ने वैक्सीन लगवाई। साथ ही लोगों से भी वैक्सीन लगाने की अपील की। दतिया कलेक्टर और एएसपी ने शहर के मुख्य बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की। कलेक्टर ने लगभग 20 दुकानों पर कार्रवाई की। वहीं डायल 100 के लोकेशन नहीं बता पाने पर ड्राइवर पर भी विभागीय कार्रवाई की गई।
रायपुर में अनलॉक के साथ ही लंबे समय से बंद पड़े धार्मिक स्थानों को खोलने की मांग तेज हो गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के एक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चाहे तो इसमें भी ऑड इवन फार्मूला लागू कर दे। सूरजपुर का हाईटेक बस स्टैंड लोकार्पण के 6 महीने बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 5 करोड़ के बने बस स्टैंड का लोकार्पण बीते दिसंबर मुख्यमंत्री के हाथों हुआ था। बस स्टैंड के कई हिस्से में दरार के साथ वहां पर लगा एसीपी बोर्ड भी उड़ गया। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। सूरजपुर के गांव लाछा और साल्ही जंगल के बीच बांध निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन नहर बनाने के काम में बारूद के उपयोग से क्षेत्रवासी परेशान है। यही नहीं, जंगली जानवरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहर के चट्टान में ड्रिल करके बारूद लगाकर 12 वोल्ट का करंट देकर विस्फोट हो रहा है। बारूद के फटने से इलाके के जानवरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर के कंपू टीआई और उनके वाहन चालक सुनील पर एक ट्रक मालिक ने गिट्टी से भरा ट्रक छोड़ने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ट्रक मालिक ने इसकी शिकायत एसपी से की है। साथ ही बातचीत का एक ऑडियो भी दिया है, जिसके बाद जांच में दोषी पाए जाने पर एसपी ने दोनों को लाइन टच कर दिया। जगदलपुर के धर्मपुरा कोविड सेंटर में कांग्रेस नेता और निगम पार्षद द्वारा डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में बीजेपी के पार्षद दल ने भी कोरोना मोर्चा खोल दिया, हालांकि पार्षद सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में जमीन पट्टा का नवीनीकरण नहीं होने से हितग्राही भटक रहे हैं, जिससे लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही जल्दी पट्टा नवीनीकरण करने की मांग की। बालोद में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दिवंगत शिक्षक कर्मियों के रिश्तेदार भटक रहे हैं। इससे नाराज 7 लोग अपना आवेदन के साथ पेट्रोल लेकर डीईओ दफ्तर पहुंच गए थे, जिससे दफ्तर में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना के बाद डीईओ दफ्तर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आवेदकों को शांत कराकर घर भेजा। बिलासपुर हाई कोर्ट में राइट टू फूड कैंपेन ने एक जनहित याचिका पेश की, जिसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राज्य शासन के द्वारा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 5 किलो तक चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि आंगनबाड़ी में राइट टू फूड का पालन नहीं किया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम एरिया में चल रहे अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने खोदे गए गड्ढे अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। हरना बांधा मुक्तिधाम जाने वाले मुख्य मार्ग पर खोदे गए गड्ढे में देर रात बाइक सवार 3 युवक गिर गए। इससे एक युवक के सर पर लोहे का सरिया चुभ गया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। बिलासपुर के जन स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से 3 कॉटन पट्टियां निकाली गई, जिसे 10 महीने पहले प्रसव पीड़ा के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया गया था। लापरवाही को लेकर परिजनों ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से की है। बालोद के डोंडी ब्लॉक में पिछले 9 दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने फसल के साथ कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। 24 हाथियों के उत्पात पर वन विभाग ने 6 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्री नीला भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र के पास हाथियों का दल घूम रहा है। मंत्री ने ग्रामीणों से वन विभाग की सलाह मानने को कहा है। बीजापुर के बहरमगढ़ एरिया कमेटी के 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दरभा में स्थापित पुलिस नक्सली कैंप के बढ़ते दबाव और नक्सलियों की समर्पण नीति के व्यापक प्रचार प्रसार से बहरमगढ़ एरिया कमेटी के 3 नक्सलियों ने एएसपी पंकज शुक्ला और एसडीओपी के सामने सरेंडर किया। रायगढ़ में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए कुछ देर बाद राकेश चौहान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। 47 साल के युवक को 5 मई को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है, जिसके जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर मधुलिका सिंह भी रायगढ़ पहुंची। भोपाल के अयोध्या नगर थाना इलाके में बस से बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में 11 साल की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक दंपत्ति अपने रिश्तेदारों से मिलकर लौट रहा था और इसी दौरान बस ने टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया।
कभी कभी हमारी सुविधा के लिए बनी चीजें भी जानलेवा साबित हो जाती हैं। ऐसे एक मामला उमरिया में आया है। उमरिया में मोबाइल पावर बैंक फटने का मामला सामने आया है। मोबाइल पावर बैंक फटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक छपरौड़ गांव का रहने वाला था। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है।